नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलके आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, जो 11 पार्ट में से 3 चैप्टर होते हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। आज अपन इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए राजस्थान आर्थिक सर्वे का चौथा पार्ट, औद्योगिक विकास राजस्थान का, जो आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में आते रहते हैं इसकी योजनाओं से, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चौथे चैप्टर के बाद आपको पता है 2 चैप्टर के बाद अपन वही रिवीजन वाली सीरीज लेके आते हैं, तो दोनों चैप्टर को रिवीजन के लिए एक वीडियो आएगी जिसमें प्रीवियस ईयर का आर्थिक समीक्षा का आए हुए क्वेश्चन सारे आपको सोल्व करवा देंगे। तो चलो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का जो चौथा पार्ट है, औद्योगिक विकास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट करते हैं। जो औद्योगिक विकास है, मैंने बताया एग्रीकल्चर के 3 सेक्टर होते हैं। इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। पहला होता है एग्रीकल्चर, दूसरा होता है इंडस्ट्री और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर, जिसमें से एग्रीकल्चर अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री, औद्योगिकी विकास के बारे में। तो एग्रीकल्चर के जैसे ही अपन ने प्रचलित और स्थिर दरों पे एग्रीकल्चर का कितना योगदान रहा राजस्थान की इकोनॉमी में, ये देखा था। वैसे ही अपन औद्योगिक विकास का, औद्योगिक का देखेंगे, जो सेकंड सेक्टर है उसका देखेंगे कि उसका राजस्थान की इकोनॉमी में कितना योगदान रहा। तो राजस्थान की जो जीएसपी है, ग्रोस वैल्यू एडेड है, उसमें औद्योगिक विकास का प्रचलित कीमतों पे, प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत आप सभी लोग अब जान गए होंगे। प्रचलित कीमतों पे औद्योगिक क्षेत्र का राजस्थान की जीएसबीए में 3,58,034 करोड़ का योगदान रहा। आपको डायरेक्ट याद रखना है, 3.58 लाख करोड़ का योगदान रहा किसका, औद्योगिक क्षेत्र का राजस्थान की इकोनॉमी में। साथ ही इसकी ग्रोथ कितनी हुई, 15.02% ग्रोथ हुई। अपन ने जो रिवीजन वाली सीरीज की थी उसमें देखा था कि इस तरीके के क्वेश्चन रेगुलर आरएस, एसआई और यहाँ तक कि सीईटी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए, तो आपके लिए डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अपन स्थिर कीमतों पे देखें तो स्थिर कीमतों पे औद्योगिक विकास का राजस्थान की जीएसपीए में योगदान 2,03,576 रहा है। कितना रहा है, 2,03,576। आप इसको 2.03 लाख करोड़ करके भी याद रख सकते हो। कितना, सीधा 2.03 लाख करोड़ करके भी याद रख सकते हो। स्थिर कीमतों पे राजस्थान का औद्योगिक विकास का कितना ग्रोथ हुआ है, तो 6.32% की विकास हुआ है स्थिर कीमतों पे। अच्छा, ये तो आप मोटा मोटा याद रख लेना। इसके अलावा जैसे अपन ने कृषि क्षेत्र में देखा था कि कृषि क्षेत्र के कुछ उप क्षेत्र होते हैं, और आपने देखा था उन रेगुलर उप क्षेत्रों से क्वेश्चन आता रहता है। कृषि क्षेत्र के कौन कौन से उप क्षेत्र है, निम्नलिखित में से इनको छांटिए, कौन सा नहीं है, ऐसे छांटिए। ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्र के भी 4 उप क्षेत्र होते हैं कृषि की तरह, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र का उप क्षेत्र है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन औद्योगिक क्षेत्र के 4 उप क्षेत्र। पहला है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है निर्माण, कंस्ट्रक्शन, तीसरा है विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी, है ना, विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा है खनन, माइनिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह ही औद्योगिक क्षेत्र के भी 4 उप क्षेत्र होते हैं। उप क्षेत्रों से रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा। तो चारों उप क्षेत्र आपको याद हो गए औद्योगिक क्षेत्र के, कौन कौन से हैं, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और खनन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग। जैसा कि आपने पहले अपन ने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा था कि कौन से उप क्षेत्र का राजस्थान के औद्योगिक विकास में ज्यादा योगदान रहा, वैसे ही उस तरीके के क्वेश्चन रेगुलर आते रहते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो निर्माण देता है, योगदान देता है अपना, वो देता है विनिर्माण सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान कितने परसेंट रहता है, 41.26% रहता है। कितना रहता है, 41.26% आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ परसेंटेज आपको याद रह जाए तो ठीक, कोई बात नहीं, नहीं रहे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यह जरूर याद रखना है आपको कि औद्योगिक विकास में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो विनिर्माण उप क्षेत्र का होता है, उसके बाद उससे कम निर्माण उप क्षेत्र का होता है, फिर विद्युत का होता है, और सबसे कम खनन का होता है। सभी के आपको परसेंटेज याद करना जरूरी नहीं है। इस वेन डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो राजस्थान का औद्योगिक विकास कितना रहा है, 3.58 लाख करोड़ रहा है। उसमें सबसे ज्यादा योगदान अपना किसका रहा है, विनिर्माण का, उससे कम रहा है निर्माण का, और फिर सबसे विद्युत सेक्टर का, और सबसे कम जो रहा है वो रहा है अपने खनन का रहा है, 12.60%। अब अपन औद्योगिक विकास के कुछ इंडिकेटर्स को देखते हैं।
औद्योगिक विकास का एक इंडिकेटर है आईआईपी, आप सभी लोग इसको जानते होंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये लगभग सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन आपको आते हैं। ये जो राज्य है उसमें औद्योगिक विकास को बताता है। अच्छा, आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस ये 2011-12 बेस ईयर पे, आधार वर्ष पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है? 2011-12 आधार वर्ष पे निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है? ये सीएसओ के द्वारा निकाला जाता था पहले। 2019 में सीएसओ को कन्वर्ट करके आपको ध्यान होगा एनएसओ कर दिया गया, पर ऑप्शन में अभी भी कभी कभी सीएसओ आ जाता है, तो आपको याद रखना होगा सीएसओ सेंटर स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, अभी उसका नाम चेंज होकर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया है, उसके द्वारा निकाला जाता है। मंथली बेसिस पे निकाला जाता है, मतलब आईआईपी की जो काउंटिंग है वो हर मंथ की जाती है, मंथली बेसिक पे, मासिक बेसिक पे इसकी काउंटिंग की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? इसकी काउंटिंग की जाती है आपके सीएसओ के द्वारा। अभी एनएसओ, सीएसओ ज्यादा एग्जाम में आता है रिपीटेबली, इसलिए अपन सीएसओ याद रखेंगे। अच्छा, इसका बेस ईयर होता है 11-12, आपने पढ़ा है। बेस ईयर के बारे में अपन ने देख लिया। कभी भी कोई भी इंडेक्स की जो काउंटिंग की जाती है वो एक निश्चित ईयर को की प्राइस को कांस्टेंट रख के की जाती है, उसको बेस ईयर बोलते हैं। तो आईआईपी का बेस ईयर कितना है? 2011-12 है। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र के अपन ने 4 क्षेत्र देखे थे। क्या ये चारों क्षेत्रों पर निकाला जाता है आईआईपी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है। ये जो इंडेक्स वगैरह बनते हैं एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बनते हैं मैन। ये जो आईआईपी है आपके चारों औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल नहीं करता है। आप जो निर्माण क्षेत्र होता है कंस्ट्रक्शन, वो इसमें शामिल नहीं होता है, बाकी के तीनों इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, ये चारों भी डाल सकते थे, पर एग्जाम में फिर क्वेश्चन कैसे बनता? क्वेश्चन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो 4 उप क्षेत्र देखे थे अपन ने औद्योगिक क्षेत्र के, उनमें से निर्माण जो क्षेत्र है, कंस्ट्रक्शन जो क्षेत्र है, उसको आईआईपी में शामिल नहीं किया जाता। तो आप यहाँ बड़े ब्रैकेट में लिख लेना कि निर्माण को शामिल नहीं किया जाता, निर्माण को आईआईपी में शामिल नहीं किया जाता। तो फिर निर्माण को नहीं शामिल किया जाता तो किस किस को शामिल किया जाता है? तो विनिर्माण को शामिल किया जाता है, विद्युत को शामिल किया जाता है और खनन को किया जाता है। बचे कुछ जो 3 उप क्षेत्र बचे, उन तीनों को शामिल किया जाता है, सिर्फ निर्माण को शामिल नहीं किया जाता। मासिक आधार पर निकलता है, अपन ने देख लिया। किसके द्वारा निकाला जाता है? सीएसओ के द्वारा निकाला जाता है। अच्छा, इस साल का राजस्थान का आईआईपी कितना रहा है? तो अपन ने पहले वाला जो वीडियो था, जो मुख्य राजस्थान का आंकड़े दिखाने वाला वीडियो था, उसमें भी अपन ने देखा था राजस्थान का इस साल का आईआईपी रहा है 134.65 रहा है। कितना रहा है? 134.65। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। मैं स्टार लगा देता हूं यहाँ पे। अच्छा, फिर अपन ने वहां आईआईपी की जो बात की थी, तो मैंने बताया था कि राजस्थान में जो आईआईपी का आकलन किया जाता है वो 156 वस्तुओं के ऊपर ही किया जाता है, सिर्फ 156 वस्तुओं को उसमें शामिल किया जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईआईपी अपन ने पढ़ा, जल्दी से देख लेते हैं। आधार वर्ष कितना है? 11-12। मासिक बेस पे निकलता है, सीएसओ द्वारा निकाला जाता है। 3 उप क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं, निर्माण को छोड़ के बाकी सारे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं अपन एमएसएमई उद्यम नीति 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। इंपॉर्टेंट क्यों है? कि ये जो नीति है ये राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी निकाली है, राजस्थान एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2022। 17 सितंबर 2022 को ही ये लागू की गई है। मतलब इस वाले आर्थिक सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट नीति उद्योग वाले क्षेत्र में है तो यही है, राजस्थान की एमएसएमई नीति 2022 17 सितंबर 2022 को अनाउंस की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, अब उद्योग नीति दी है तो साथ में इसके कार्य भी देख लेते हैं अपन। उद्योग नीति में क्या क्या काम किए जाएंगे? तो बुनियादी सुविधा का विकास किया जाएगा। किसके लिए बुनियादी सुविधा का विकास किया जाएगा? एमएसएमई उद्योग जो है, एमएसएमई क्या होती है? यहाँ पे माइक्रो मतलब छोटे उद्योग, स्मॉल और मीडियम, ये 3 तरीके के जो उद्योग होते हैं उसके लिए अपन नीति लेके आए। उसमें जो बुनियादी विकास किया जाएगा इस तरीके के उद्योगों का, साथ ही में उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। एमएसएमई उद्योग में जो भी उत्पादों का प्रोडक्शन किया जाता है उनके उत्पादों में सुधार लाया जाएगा, गुणवत्ता में, क्वालिटी में सुधार लाया जाएगा। विपणन मतलब मार्केटिंग, विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है। कभी कोई हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश से भी हार्ड होते हैं, तो मार्केटिंग जब करते हैं अपन, आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, तो मार्केटिंग करते हैं, तो मार्केटिंग भी एमएसएमई उद्योग की जाएगी इस नीति में, ऐसा बोला गया है। और निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट किया जाएगा। जो भी एमएसएमई उद्योग के द्वारा प्रोडक्शन किया जाएगा उसका अपन एक्सपोर्ट करेंगे। तो एमएसएमई उद्योग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये डेट, 17 दिसंबर 2022।
किसी ना किसी एग्जाम में जरूर ये डायरेक्ट आएगी आपके। अच्छा, एमएसएमई उद्योग देखा अपन ने, तो एमएसएमई के बारे में एक क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रेगुलर किसी एग्जाम में आता है कि एमएसएमई उद्योग की सीमा कहां से कहां तक होती है। कौन से उद्योग को अपन माइक्रो बोलेंगे, कौन से को अपन स्मॉल बोलेंगे और कौन से को मध्यम बोलेंगे। तो इनकी जो डेफिनेशन है ये देख लेते हैं। जो माइक्रो होते हैं, सूक्ष्म जो उद्योग होते हैं, सूक्ष्म उद्योग अपन कौन से उद्योग को मानेंगे, जिनमें निवेश, इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट, और यह है आपका टर्नओवर, जो पूरी कंपनी का टर्नओवर होता है ना, टर्नओवर। तो इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ तक है और टर्नओवर कारोबार 5 करोड़ तक है, तो वो फर्म है, वो आपकी सूक्ष्म फर्म के रूप में, माइक्रो फर्म के रूप में उसको रखा जाएगा। साथ ही में स्मॉल फर्म, लघु फर्म के रूप में किसको रखा जाएगा, तो अगर कोई फर्म का निवेश, मतलब आपने कोई नया बिजनेस चालू किया, वो 10 करोड़ तक है और उसका जो टर्नओवर है वो कितना है, 50 करोड़ तक है, तो उसको आपको लघु स्मॉल फर्म के रूप में यूज किया जाएगा। अगर कोई फर्म का इन्वेस्टमेंट, मतलब स्टार्टिंग में खोलने की प्राइस 50 करोड़ है और कारोबार टर्नओवर 250 करोड़ है, तो उसको आप मध्यम उद्योग में शामिल करोगे। तो इन तीनों को आप याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई की डेफिनेशन इन्हें कहा जाता है कि कौन से में माइक्रो होंगे, कौन से स्मॉल होंगे, कौन से मीडियम उद्योग होंगे। इनकी डेफिनेशंस क्या है, 1 करोड़ तक के निवेश वाले तो क्या होंगे आपके माइक्रो, 10 करोड़ तक के निवेश वाले होंगे आपके स्मॉल, और 50 करोड़ तक के निवेश वाले होंगे आपके मीडियम उद्योग। अच्छा, एक उद्यम पंजीकरण राजस्थान गवर्नमेंट ने चालू किया है, ये कब चालू किया गया था, 1 जुलाई 2020 को चालू किया गया था। ठीक है, ये प्रोटोल नहीं है, पोर्टल जो होता है, पोर्टल है वो, है ना वहां पे। अब नेक्स्ट योजना है आपकी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को चालू की गई थी। अच्छा, ये योजना पुरानी है पर रेगुलर एग्जाम में आता है। किससे रिलेटेड है कि जो लघु उद्योगों का कोई उद्योग चालू करना चाहता है, उसको 10 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। इस 10 करोड़ तक के लोन को 3 भागों में डिवाइड करके रख रखा है कि स्टार्टिंग के 25 लाख तक तो 8% ब्याज लगेगा। अगर आप 25 लाख के बाद 5 करोड़ तक का लोन लेते हो तो 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक का लोन लेते हो तो 6% का ब्याज लगेगा, और 5 करोड़ से आगे 10 करोड़ तक का लोन लोगे तो 5% का आप पे ब्याज लगेगा। ये 3 श्रेणियों में आपको डिवाइड करके रख रखा है। 3 चीजें इसमें योजना में याद रखनी है कि मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना लागू कब हुई थी, 13 दिसंबर 2019 को लागू हुई थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके कि ये 10 करोड़ तक का लोन देती है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आपको इस सेक्शन को याद रखना है कि 25 लाख तक 8%, 5 करोड़ तक 6% और 5 से 10 करोड़ तक 5% का ब्याज दिया जाएगा। 3 पॉइंट, इस योजना के 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजस्थान एमएसएमई अधिनियम। मैंने कहा अभी आपको कि राजस्थान में एमएसएमई से रिलेटेड नई योजना आई है। ठीक है, नीति अपन लेके आए थे। नीति कब लेके आए थे, अभी अपन देख के आ रहे हैं, 17 दिसंबर 2022 को अपनी एमएसएमई की नीति आई। तो एमएसएमई अधिनियम राजस्थान में कब आया, एमएसएमई अधिनियम 17 जुलाई 2019 को आया। देखो डेट तो सेम है, 17 दोनों की। ठीक है, वो दिसंबर में आया था नीति आपके, और जुलाई में क्या आई थी आपके, अधिनियम आया था। ये 2019 में आया और 2022 में आया। आपको डेट इंपॉर्टेंट याद रखनी है सबसे पहले कि एमएसएमई की अधिनियम कब आया था, 2019 में आया था, और जो नीति आई है वो 2022 में आई है। ठीक है, तो अब आपको राजस्थान एमएसएमई अधिनियम क्या कहता है, अधिनियम कहता है कि पावती प्रमाण पत्र जारी होने पर, पावती प्रमाण पत्र क्या है, जब भी कोई फर्म खोलते हैं तो उसका फर्म का जो डिपार्टमेंट होता है, स्टेप, जो हर कोई डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की फर्म खोली जाती है। जैसे आपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई फर्म खोली तो उसकी चेकिंग कौन करेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब कोई भी डिपार्टमेंट आपको एक प्रमाण पत्र दे देगा कि हाँ आप ये फर्म खोल सकते हो, उसको बोलते हैं अपन पावती प्रमाण पत्र। कोई पावती प्रमाण पत्र जारी होने से 3 साल तक राज्य के कोई भी कानून जो है, जिस कानून की दायरा में जिस वो फर्म आती है, उन सबसे उनको छूट मिलेगी। कभी कभी अपन खोलते हैं कि कोई नया उद्योग लगा लेते हैं और फिर बाद में इतने सारे कानून, इतने सारे नियम उसके ऊपर लग जाते हैं कि वो उद्योग अपन को बंद करना पड़ता है। तो इसमें छूट देते हुए सरकार ने 3 साल तक, कब से, पावती प्रमाण पत्र जब आपको मिलता है, सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है फर्म का, तब से लेके 3 साल तक सारे कानूनों, राज्य सरकार के कानून, ये ध्यान रखना आप, सारे राज्य सरकार के कानूनों से छूट दी गई है।
सभी, ऐसे नहीं कि उसके ऊपर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून लागू हो रहा होगा तो उससे भी छूट है, नहीं, राज्य सरकार के कानूनों से छूट दी गई है। अच्छा, राजस्थान का एक्सपोर्ट, इससे रेगुलर कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का इस साल का एक्सपोर्ट कितना रहा, संख्या में बताओ आप कितना रहा, तो लगभग 73,000 करोड़ के करीब रहा। ठीक है, ये तो आपका डाटा हो गया। साथ ही में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामों में देखा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, सबसे ज्यादा निर्यात किन वस्तुओं का किया गया। ऐसी 5 वस्तु, और इनमें क्वेश्चन जो आता है आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितना किया गया, यही पूछा जाता है कि क्रम में जमाइए राजस्थान में सबसे ज्यादा निर्यात एक्सपोर्ट कौन सी वस्तुओं का किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपन को कितना एक्सपोर्ट किया गया है याद रखना, कितना रखा गया है, लगभग 73,000 याद रख लेना, मैं आपको बता रहा हूं 73,000 करोड़, क्योंकि 72,999.72 करोड़ रहा है, तो ये लगभग 73,000 करोड़ आपका निर्यात रहा है, इस बार एक्सपोर्ट रहा है। साथ ही में मैं आपको बता रहा था कि कौन सी वस्तुओं का सबसे ज्यादा राजस्थान में निर्यात किया जाता है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किसी का निर्यात किया जाता है तो वो आपके इंजीनियरिंग वस्तु, जो इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं, इनका निर्यात किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसका किया जाता है, इंजीनियरिंग गुड्स का, उससे कम कपड़े का किया जाता है, फिर धातुओं का किया जाता है, मेटल्स का, और उससे कम आपके हस्तशिल्प वस्तुओं का किया जाता है। हस्तशिल्प, हाथ से निर्माण वाली वस्तु, जिसके लिए आपने देखा होगा राजस्थान गवर्नमेंट, अभी अपन आगे देखेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट हस्तशिल्प नीति भी लेके आई है इसी साल, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हस्तशिल्प वस्तुओं का किया जाता है चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे रासायनिक वस्तुओं का किया जाता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा किस का निर्यात किया जाता है, इंजीनियरिंग वस्तुओं का किया जाता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कपड़े का किया जाता है, टेक्सटाइल का किया जाता है, तीसरे नंबर पे धातुओं का, मेटल्स का किया जाता है, चौथे नंबर पे हस्तशिल्प वस्तुओं का, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का किया जाता है, और चौथे नंबर पे रासायनिक केमिकल्स का, 5वें नंबर पे केमिकल्स का किया जाता है। ठीक है, और अपन ने देख लिया 73,000 करोड़ रुपए का अपना इस बार का निर्यात एक्सपोर्ट रहा है। मिशन निर्यातक बनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिशन निर्यातक बनो कब लॉन्च किया गया, मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया। अच्छा, जैसा इसके नाम में ही स्पष्ट है, मिशन निर्यातक बनो का मतलब क्या है कि मतलब निर्यातकों को प्रोत्साहित करना है, नए नए निर्यातकों को, निर्यातक मतलब एक्सपोर्ट करने वालों को, अपना राजस्थान का गुड बाहर जाना चाहिए। तो इस जो मिशन निर्यातक बनो का मुख्य मोटो क्या है, नवीन निर्यातकों को बनाना, मतलब नए एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को क्रिएट करना, अपने गुड्स को बाहर बेचने के लिए। राजस्थान में बहुत अलग अलग टाइप के अच्छे अच्छे गुड्स का प्रोडक्शन होता है, पर वो लोग बाहर बेचते ही नहीं है। तो नवीन निर्यातकों का नवीन निर्यातक बनाना इसका मेन लक्ष्य है। अच्छा, कितने निर्यातक बनाना लक्ष्य है इसका, तो 22,731। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने निर्यातक बनाने मिशन निर्यातक बनो के तहत, तो 22,731 लक्ष्य रखा है राजस्थान गवर्नमेंट ने मिशन निर्यातकों के तहत कि नए निर्यातक बनाने हैं। ठीक है, इस डाटा को आप याद करना, 22,731 लक्ष्य रखा है। 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसका दूसरा चरण अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। 5 दिसंबर 2022 को इसका दूसरा चरण स्टार्ट कर दिया गया है, और पहले जो फर्स्ट लक्ष्य कितना कर रखा गया है राजस्थान में, 22,731 रखा गया है। बार बार मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य निर्यात पुरस्कार योजना 2019 में एक योजना चालू की थी, जिसमें जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इनको पुरस्कार देना चालू किया था, जिससे क्या है प्रोत्साहित हो लोग बाग, इससे मतलब प्रोत्साहित होके और अपना निर्यात बढ़ा सके। तो जो निर्यात पुरस्कार है ये 15 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊं, टोटल तो वैसे ये 16 श्रेणियों में दिया जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि आपके राज्य निर्यात पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है, 16 श्रेणियों में दिया जाता है। मोटे रूप पे आप याद रखना, ये कितने श्रेणियों में दिया जाता है, 16 में। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार तो नॉर्मल दिए जाते हैं, 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार तो आपके नॉर्मल दिए जाते हैं, और एक जो है एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाता है साथ में। तो 15 तो आपके 15 श्रेणियों के 32 पुरस्कार तो आपके एक तरफ हो गए, और एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो ये कितनी श्रेणी कितनी हो गई टोटल, 16, और अवार्ड कितने हो गए टोटल 33। तो 16 श्रेणियों में टोटल कितने अवार्ड दिए जाते हैं, 33 अवार्ड दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 33 पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, पर आप इसको याद कैसे रखोगे, 32 + 1, 32 पुरस्कार कौन से, 15 श्रेणियों वाले, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जामों में
बहुत ज्यादा रिपीटेबली पूछा जाता है। अपन देखो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वही पॉइंट उठाए मैंने इसमें आर्थिक समीक्षा में से जो डायरेक्ट एग्जामों में आते हैं। एक आपने क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा होगा कि राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है, कितने जिला उपकेंद्र है, ठीक है, उद्योग उपकेंद्र है। तो राजस्थान में टोटल 36 जिला उपकेंद्र है, और ये आप इंपोर्टेंट लगा लेना बहुत, कि राजस्थान में टोटल 36 तो जिला उद्योग केंद्र है, और साथ ही में 8 जिला उपकेंद्र है, ठीक है, उद्योग उपकेंद्र। इन दोनों डाटाओं को बहुत इंपॉर्टेंट आप लगा लेना। 36 तो जिला उद्योग केंद्र है राजस्थान में, और 8 जिला उद्योग उपकेंद्र है राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, बजट में अपन ने पढ़ाई था 50 ब्लॉक लेवल पे अभी औद्योगिक केंद्र सरकार खोलेगी, वो एक्स्ट्रा में आपको याद ही होगा, लिख लेना यहीं पे। अब राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2022, आप सभी ने पहले के बजट, अगर किसी ने वापस पहले इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो उसने पढ़ा होगा कि 2019 में भी निवेश प्रोत्साहन नीति आई थी। गवर्नमेंट ने क्या किया इस बार, जो 2019 की राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति थी उसी को अपडेट करके 2022 निवेश प्रोत्साहन नीति नई बनाई है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें, 2019 में भी आई थी, उसी को मॉडिफाइड करके अभी नई 2022 में निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई है। कब लॉन्च की गई थी इसको, तो 7 अक्टूबर 2022 को नवीन राजस्थान की निवेश प्रोत्साहन नीति इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 15% की वृद्धि करना, पहला उद्देश्य। एक उद्देश्य नहीं है इसका, पूरी नवीन प्रोत्साहन योजना बनाई है 2022 की, तो इसके 2-3 उद्देश्य है। उनमें पहला जो उद्देश्य है आपका वो है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की 15% तक वृद्धि करना, ठीक है। साथ ही में 2027 तक लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देना। दूसरा क्या है, 10 लाख लोगों को 2027 तक रोजगार देना, दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या है, तीसरा उद्देश्य है हरित हाइड्रोजन और वैकल्पिक जो ऊर्जा स्रोत होते हैं उनको प्रोत्साहन देना। देखो अपन कोयले के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहने लगे थे, आपने देखा था कोयले की कमी से अभी बार बिजली की समस्या राजस्थान में उत्पन्न हो रही थी, इसलिए हरित हाइड्रोजन और वैकल्पिक ऊर्जा के जो भी स्रोत हैं उनको प्रोत्साहन देना। 7 लाख नए रोजगारों का सृजन करना 2027 तक, और साथ ही में विनिर्माण कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में 15% की वृद्धि करना राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है। 7 अक्टूबर 2022 को यह योजना लागू हुई थी। अच्छा, इसके साथ इसमें और क्या है, 50 करोड़ से अधिक का अगर कोई निवेश करता है तो उसको क्या क्या ऑफर दिए हैं गवर्नमेंट ने, ये देखते हैं। अगर कोई 50 करोड़ से ज्यादा का निवेश करता है किसी उद्योग में तो गवर्नमेंट उसको विद्युत, मंडी और भूमि कर में 7 वर्षों तक 100% छूट देगी, ठीक है। किस किस में, पहले विद्युत में, दूसरी मंडी शुल्क जो लगती है, मंडी शुल्क में विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क और भूमि कर जो लगता है, लैंड टैक्स जो लगता है, उसमें 7 वर्षों तक पूर्णतः 100% वो माफ होंगे। पहला जो 150 करोड़ से ज्यादा लोग निवेश करते हैं उनके लिए। साथ ही में स्टाम्प ड्यूटी में 75% तक की छूट दी है गवर्नमेंट ने। कितनी दी स्टाम्प ड्यूटी में, 75% की छूट दी है। और पूर्ण भरण व रूपांतरण शुल्क को 25% तक की आपको माफ कर दी जाएगी, ठीक है। पूर्ण भरण की और रूपांतरण की शुल्क को 25% माफ करेंगे, स्टाम्प ड्यूटी को 75% माफ करेंगे, विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क और भूमि कर को 7 वर्षों तक पूर्णतः 100% माफ कर देंगे, 50 करोड़ से अधिक अगर आप निवेश करते हो तो। अच्छा, नेक्स्ट योजना पे आ जाते हैं अपन। मैं आपको हर जो अपने इकोनॉमिक्स सर्वे का चैप्टर होता है इसमें बताता हूं कि जो योजना 2022 में लागू की गई है, इस इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार आई है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी योजना 11 अक्टूबर 2022 को ही लागू की गई है, मतलब इस इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार आई है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं उनको जो पहली योजना दिखती है, मतलब ऐसी योजना जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में दिखती है, पुरानी योजनाएं आपको याद होगा इकोनॉमिक सर्वे में लगभग 10-10 साल से एक ही योजना चली आती है बहुत सारी, तो जो नई योजना दिखती है उसको वो क्वेश्चन के रूप में पुट सबसे पहले करता है। तो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य राहत स्वरोजगार योजना, अच्छा ये किससे रिलेटेड है, जो भी लोग 15 लाख तक के कोई भी वाहन खरीदेगा, उस वाहन खरीदने में उसको छूट दी जाएगी, ठीक है। 15 लाख तक का अगर कोई वाणिज्य वाहन, ये ध्यान रखना कॉमर्शियल वाहन, ऐसे नहीं कि आप कोई 15 लाख तक की गाड़ी लेके आ गए, मानो आप स्कॉर्पियो निकलवा के लेके आ गए, फिर वो गवर्नमेंट से आके बोलो कि नहीं मेरे को तो 10% छूट दो, तुमने बोला था। वाणिज्य वाहन, अगर वो स्कॉर्पियो आप किसी कॉमर्शियल पर्पज से लेके आए तो आपको गवर्नमेंट उसमें छूट देगी। तो 15 लाख तक का कोई भी आप वाणिज्य कॉमर्शियल वाहन का अगर खरीदते हो, ठीक है, कॉमर्शियल,
कॉमर्शियल वाहन अगर आप खरीदते हो तो आपको 10% या फिर 60,000, जो भी कम हो, ठीक है, 10% या 60,000। जैसे आप 15 लाख की स्कॉर्पियो लेके आए तो उसका 10% तो 1.5 लाख हो जाता है, पर 1.5 लाख नहीं, 60,000। मैक्सिमम राशि आपको 60,000 ही दी जाएगी, तो जो भी कम हो वो आपको दी जाएगी, ठीक है। 15 लाख तक के वाहन पे, वाणिज्य वाहन पे, कॉमर्शियल व्हीकल पे 62 जिला स्तरीय तथा 177 पंचायत समिति स्तरीय औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। इसी योजना के अंतर्गत 62 जिला स्तरीय और 177 पंचायत समिति स्तरीय औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर की भी स्थापना की जाएगी। ये भी फैक्ट है, आप याद कर लेना। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना 1991 में की गई थी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ये राजस्थान की एक ही अहम बॉडी है जो 10 करोड़ से अधिक तक के जो लोन होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको 10 करोड़ तक से अधिक के जो लोन चाहिए होते हैं वो वीआईपी के द्वारा, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश संवर्धन ब्यूरो हिंदी में। कोई चीज हिंदी में याद करना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, तो आप अगर सीधा याद कर लोगे ना, वीआईपी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन 1991 में जो खोला गया, उसका मुख्य कार्य क्या है? 10 करोड़ से अधिक लोन देना निवेशकों को, ठीक है। इसका हेड कौन होता है? सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यही पूछा गया है कि जो वीआईपी होता है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन होता है, इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है मुख्य सचिव, ठीक है। मुख्यमंत्री नहीं होता, कंफ्यूज मत होना, मुख्यमंत्री इसका हेड नहीं होता। अपन जो अगला पढ़ेंगे वन स्टॉप शॉप, इसका हेड मुख्यमंत्री होता है। यहीं पे बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, वन स्टॉप शॉप होता है उसका तो जो आपका हेड है वो मुख्यमंत्री होता है, और वीआईपी जो होता है इसका हेड होता है मुख्य सचिव। क्या काम है वीआईपी का? 10 करोड़ से अधिक का लोन देना, किसको? निवेशकों को, ठीक है। तो ये अपन ने वीआईपी देखा। साथ ही में अब वीआईपी के अंडर में कुछ चीजें आती है, उनके बारे में देखते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, आपने देखा होगा बोटल नेक, एक जो इंडिया की समस्या थी वो क्या थी 1991 से। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बोटल नेक के टाइम पे जब भी कोई इंडस्ट्री को चालू करना चाहता था तो उसको इतने लाइसेंस लेने पड़ते थे कि वो उस चीज से परेशान हो गए और वो अपनी इंडस्ट्री बंद कर देता था। तो इस समस्या को का समाधान करते हुए राजस्थान में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम कर रखा है, मतलब एक ही खिड़की से आपको सारे के सारे ही जो भी लाइसेंस चाहिए सब मिल जाएंगे। तो ये सुविधा लगभग 15 विभागों के 140 सेवाओं को दे रखी है। लगभग सभी सेवाएं इसमें शामिल नहीं कर रखी। जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है इसमें 15 विभागों की 140 सेवाएं शामिल कर रखी है। आपको ये ऐसे फैक्ट याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है, एक लगा लो। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में क्या है? 15 विभागों की 140 योजनाओं को डायरेक्ट लाइसेंस वहीं से मिल जाएगा। वन स्टॉप शॉप क्या है? सितंबर 2020 में चालू की गई है, अभी लेटेस्ट ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। इसके थ्रू 11 विभागों की लगभग 98 जो सेवाएं हैं उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री हैंडल करते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी निवेशक होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री लाइसेंस वगैरह देते हैं, ठीक है। तो वन स्टॉप से सितंबर 2020 में चालू की गई, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, 11 विभागों की 98 सेवाएं इसमें शामिल होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन राजस्थान की कुछ बॉडियों के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान में औद्योगिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो आपने बहुत सुना होगा रीको के बारे में क्वेश्चन, आरएफसी के बारे में, राजस्थान फाइनेंशियल कमीशन, उसके बारे में क्वेश्चन सुना होगा, राजसिको के बारे में क्वेश्चन सुना होगा। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो तो यही आ जाते हैं कि राजसिको की स्थापना, रीको की स्थापना, आरएफसी की स्थापना कब हुई थी। तो एक बार अपन इन तीनों के बारे में थोड़ा ब्रीफली जल्दी से देख लेते हैं। रिको है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, ठीक है। तो रिको की स्थापना कब की गई थी? रिको की स्थापना 1980 में की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जामों में मैच द फॉलोइंग में आएगा। इधर आपके रिको लिख रखा होता है, इधर आपका आरएफसी लिख रखा होता है, और इधर आपके राजसिको लिख रखा होता है, और सीधा पूछ लिया जाता है इनकी स्थापना कब कब हुई थी। तो ये याद रख लेना आप, 1980 में तो आपकी किसकी हुई थी? रिको की हुई थी। 1955 में आपकी आरएफसी की हुई थी, और राजसिको की आपकी 1961 में हुई थी। ये अलग से आप कहीं भी लिख लेना। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मैचिंग वाला क्वेश्चन यहीं से आता है डायरेक्ट आपके। तो रिको की स्थापना 1980 में हुई थी। रिको का मुख्य कार्य क्या है? आधारभूत विकास करना। किसका? राजस्थान में इंडस्ट्रियल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आधारभूत विकास करना, साथ ही में राजस्थान की इंडस्ट्रियों को वित्तीय सहायता देना।
अच्छा, आर्थिक सर्वे में इसके मुख्य रूप से दो ही काम बता रखे हैं, तो आपको दो ही याद रखना है। कहीं आपको अगर इसके तीन काम भी बताएं, मतलब कोई अगर कहीं दूसरी जगह से आपको पढ़ने को मिले, तो आप एक बार आर्थिक सर्वे का पेज उठा के देख लेना, उसमें मुख्य रूप से इसके दो काम बता रखे हैं। एक तो आधारभूत ढांचे का विकास करना, दूसरा वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना, किसमें, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड। रिको द्वारा संचालित विशेष पार्क और जोन। हमने बहुत सारी एग्जामों में देखा होगा कि आपके एग्रो फूड पार्क कितने हैं राजस्थान में, खाका एग्रो फूड पार्क है, साथ में जापानी जो आपके पार्क है वो खाका है, ड्राई पोर्ट खाका खुल रहा है, तो ये सब किसके अंडर में आते हैं, ये सब रिको के अंडर में आते हैं। एग्रो फूड पार्क, ये एंग्लो फूड पार्क नहीं है, ये सही कर लेना, यहाँ पे एग्रो फूड पार्क है आपके। एग्रो फूड पार्क राजस्थान में 4 है। पहला एग्रो फूड पार्क बोरनाड़ा जोधपुर में खोला गया था, ये राजस्थान का फर्स्ट है, ये ध्यान रखना, राजस्थान का फर्स्ट एग्रो फूड पार्क कौन सा है, बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर है। दूसरा फूड पार्क कोटा में, अलवर में और गंगानगर में 4 अब खोले जा चुके हैं। ठीक है, इनको ऐसे नहीं याद रहे तो ट्रिक से याद कर लेना, जैसे ऐसे कुछ भी बना सकते हो, जा के जी, जा फॉर जोधपुर, के फॉर ए फॉर अलवर, के फॉर कोटा, जी फॉर गंगानगर, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, जा के जी। ठीक है, तो राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कितने हैं, 4 है। पहला बोरनाड़ा में खोला गया, फिर अलवर में, कोटा में और गंगानगर में खोले गए आपके। पहला जरूर याद रखना कि बोरनाड़ा जोधपुर में खोला गया। जापानी जोन राजस्थान में कितने, 2 हैं। कितनी संख्या है जापानी जोनों की, 2 है राजस्थान में। कहाँ है, दोनों ही अलवर में, मैं आपको बता दूं। पहला जापानी जोन तो आपका निमराना में था ही, अभी निमराना के पास ही घिलोट में अभी जो नया लेटेस्ट, ये कौन सा नया खोला गया है, अभी लेटेस्ट खोला गया है, तो आपको इसको याद रखना है। तो राजस्थान में दूसरा जापानी जोन कहाँ खोला जा रहा है, घिलोट, अलवर में खोला जा रहा है। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, रिको के द्वारा कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन चलाए जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, जहां पे सिर्फ ऐसी आर्थिक गतिविधियां हो जो इंडस्ट्री को बूस्ट करे। तो अपन को ज्यादा मतलब नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि सेज राजस्थान में कहाँ है, तो सेज राजस्थान में एक सबसे पुराना जो सेज है वो तो अपने कहाँ है, सीतापुरा जयपुर के अंदर। ठीक है, सीतापुरा जयपुर के अंदर है। दूसरा भी जयपुर के अंदर ही है, महेंद्रा वर्ल्ड सिटी, ये भी जयपुर के अंदर ही है आपका। ठीक है, सीतापुरा आपका पुराना है, फर्स्ट है, और महेंद्रा वर्ल्ड सिटी आपके अभी लेटेस्ट ही खोला गया है। एक आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आ सकता है, इंडिया स्टोन मार्ट कहाँ लगता है, तो इंडिया स्टोन मार्ट सीतापुरा जो सेज जोन है इसी के अंदर लगा था, अभी 11-12 नवंबर 2022 को लगा था। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में काफी बड़ा लेख है, तो आप इंपॉर्टेंट याद लगा लेना इसको, याद कर लेना कि इंडिया स्टोन मार्ट का खोला गया सीतापुरा में, सीतापुरा में हुआ अभी 11-12 नवंबर 2022 को। ठीक है, ये तो अपन ने रिको के बारे में देखा। अब अपन देखते हैं राजसिको के बारे में। राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई, जून 1961 में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आरएफसी की, रिको की, राजसिको की स्थापना कब की गई, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई, 1961 में आपके राजसिको की स्थापना हुई। राजस्थान, अगर यहाँ पे देखो, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, इसका कार्य क्या है, जैसे इसका नाम में ही है, स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, मतलब लघु उद्योगों और कारीगरों को सहायता प्रदान करना। तो नाम में ही देख लेना आप, राजस्थान लघु उद्योगों को और कारीगरों को सहायता प्रदान करना। कौन सी सहायता प्रदान करना, उनको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देना, उनको क्रेडिट देना, लोन देना। ठीक है, तो ये सभी किसके अंडर में आता है, राजसिको में। किनको, लघु उद्योगों को और कारीगरों को। साथ ही में वस्तु विपणन का कार्य भी करता है। वस्तु विपणन का मतलब मैंने आपको बताया, विपणन शब्द मुश्किल है, थोड़ा सा याद कर लेना, मार्केटिंग से मतलब होता है इसका। मार्केटिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट को बेचना है, उसकी मार्केटिंग करने का कार्य कौन करता है, यही राजसिको करता है, लघु उद्योग से रिलेटेड। साथ ही में राजसिको राजस्थान में 4 राजस्थली शॉप चलाता है। राजस्थान में नहीं चलाता, मतलब 2 राजस्थान से बाहर है, 2 राजस्थान के अंदर है, तो 4 राजस्थली शॉप चलाता है। ठीक है, तो जो 4 राजस्थली शॉप है वो कहाँ है, जयपुर में, उदयपुर में, तो राजस्थान में 2 हो गई, जयपुर और उदयपुर राजस्थान के अंदर, और दिल्ली और कोलकाता में राजस्थान के बाहर। टोटल राजस्थली शॉप कितनी है, 4, 2 तो राजस्थान के अंदर है, जयपुर उदयपुर, और 2 बाहर है, दिल्ली और कोलकाता में आपके। साथ ही में राजसिको शुष्क बंदरगाह भी चला रहा है, ड्राई पोर्ट, आपने इनके बारे में खूब नाम सुना होगा। अभी ड्राई पोर्ट कहाँ कहाँ बन रहे हैं राजस्थान में, तो ड्राई पोर्ट भी राजस्थान में कितनी जगह बन रहे हैं आपके, 4 जगह बन रहे हैं। कौन कौन सी जगह, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, JJBB। अगर ऐसी ट्रिक बना लोगे तो एग्जाम में याद भी आ जाती है आपको, थोड़ी थोड़ी नॉर्मल ट्रिक है, कुछ ऐसे बड़ी तो है नहीं, तो आप ऐसे याद रखना, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी में 4 ड्राई पोर्ट बन रहे हैं राजस्थान के, शुष्क बंदरगाह बन रहे हैं। तो ये अपन ने राजसिको पढ़ा था। ठीक है,
राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, मैंने बताया था आपको पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया है कि अभी लेटेस्ट 17 सितंबर 2022 को ही लॉन्च की गई थी, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, अभी कल अपन क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, मैं पहले ही बता दूं, उसमें सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल आपका हुआ है 2023 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हर एग्जाम में आएगा। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर 2022 को लागू हुई, ठीक है। और ये क्या काम करेगी, तो देखो काम तो इसमें कोई स्पेशल बताया नहीं गया है, यही का हस्तशिल्प जो बनाते हैं लोग, कारीगर जो होते हैं, इनकी सहायता प्रदान करना, इनको वित्तीय सहायता देना, साथ ही में विपणन मार्केटिंग का कार्य करना, ये सभी काम इसमें शामिल किए गए हैं। स्पेशली कोई काम बताए नहीं गए। इससे रिलेटेड जो सीईटी में क्वेश्चन आया वो कल अपन डिस्कस और करेंगे, बट डेट जरूर याद रखना, 17 सितंबर 2022 को लागू की गई है। अब अपन पढ़ते हैं तीसरा जो औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड आपकी फर्म है उसके बारे में, आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मैंने बताया इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में। अपन तीनों का चार्ट बना के डिस्कस कर चुके हैं, आरएफसी कब था, रास्सिको कब था और रिको कब था, ठीक है। अब अपन देखते हैं आरएफसी 1955 में था। आरएफसी का काम क्या है, जैसा उसका नाम में, राजस्थान फाइनेंस कमेटी, इसका काम है फाइनेंस देना, वित्तीय सहायता देना, ठीक है, यही इसका कार्य है। तो ये तीनों को अपन ने पढ़ लिया था। आज आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि रिको की, रास्सिको की और आरएफसी की स्थापना ईयर क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आरएफसी की तो यहीं पे है ही, बाकी कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये मैं बार बार इस पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये हर एग्जाम में जहां इंटरेस्ट आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे आता ही है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना कब लागू हुई थी, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2013-14 में ये योजना लागू हुई थी। इस योजना का काम क्या है, अच्छा पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसने युवा कितने साल वालों को माना है, 45 साल के जो लोग होते हैं उनको इसने युवा माना है, 45 वर्ष तक के लोगों को युवा माना है। क्या कहा है इसने कि 1.5 करोड़ तक का ऋण उनको दिया जाएगा 45 साल तक के युवाओं को, और साथ ही में अगर वो ऋण समय पे मतलब चुका देते हैं तो 6% तक का ब्याज में अनुदान भी दिया जाएगा, जो ब्याज होगा उसमें 6% तक का अनुदान भी दिया जाएगा आपके। अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आपने अभी लेटेस्ट चर्चा में भी रहा है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मोस्ट स्टार लगा लेना, इससे क्वेश्चन 100% किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, इसके बारे में आपने सुना बहुत होगा। डीएमआईसी कहां से कहां तक है, तो दादरी नहीं है, दादरी कर लेना इसको, दादरी यूपी से लेके जेएलएन पोर्ट मुंबई तक, जेएलएन पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक, दादरी यूपी से लेके, यूपी से चलेगा दिल्ली, दिल्ली के बाद हरियाणा होते हुए राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और फिर मुंबई, ठीक है, इस तरीके से ये चलेगा। तो दादरी यूपी से लेके जेएलएन पोर्ट मुंबई तक 1504 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी, डीएमआईसी की, ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की 1504 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहां से कहां तक है, दादरी यूपी से लेके जेएलएन पोर्ट मुंबई तक है। अच्छा, इसका राजस्थान में कितना हिस्सा है, तो मैं आपको बताऊं, जो 2 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें 39% राजस्थान में इसका हिस्सा बताया था। जो अभी नए इकोनॉमिक सर्वे में 2 साल से राजस्थान गवर्नमेंट ने 38% लिखा हुआ आ रहा है। अपन को इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से चलना है, आपको याद भी 38% ही करना है, 39% नहीं करना है, ठीक है। राजस्थान में लगभग 558 किलोमीटर इसका हिस्सा जाएगा, 558 किलोमीटर ये राजस्थान में होकर गुजरेगा, और लगभग राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। कितने से, 7 जिलों से होकर गुजरेगा। एक क्वेश्चन और अभी किसी एग्जाम में आया था कि जो डीएमआईसी है इसकी परिधि राजस्थान में कितने जिलों को घेरेगी, तो लगभग इसकी परिधि राजस्थान के 22 जिलों को घेरती है। कितनों को, 22 जिलों को घेरती है। तो डीएमआईसी के बारे में अपन ने क्या पढ़ा, ये दादरी यूपी से लेके जेएलएन पोर्ट मुंबई तक जाएगा, 1504 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में 38% हिस्सा, लगभग 558 किलोमीटर राजस्थान के 7 जिलों से निकलेगा, और इसकी परिधि में राजस्थान के 22 जिले आएंगे, ठीक है। इसी के साथ राजस्थान में इसमें 2 तो निवेश क्षेत्र और 3 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके आसपास, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास जो निवेश क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे, उनमें राजस्थान में 5 खोले जाएंगे ऐसे क्षेत्र। 5 में 2 तो निवेश क्षेत्र है आपके और 3 आपके औद्योगिक क्षेत्र है। 2 निवेश क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पहला निवेश क्षेत्र है निमराना, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर वाला, ठीक है। फर्स्ट आपका कौन सा हो गया, निवेश क्षेत्र
मैं ध्यान रखना निवेश क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट निवेश क्षेत्र कौन सा है? निमराना, कुसकाड़ी, भिवाड़ी, अलवर वाला। इसकी अभी जो कार्य है वो चल चुका है, ये लगभग 165 किलोमीटर का है। अच्छा, ये अभी इसका कार्य प्रगति पे, ठीक है, इसकी स्थापना हो चुकी है। दूसरा आपका अजमेर किशनगढ़ वाला निवेश क्षेत्र है, इसकी अभी कार्य चालू नहीं हुआ है आपका, पर याद रखना है 2 निवेश क्षेत्रों में, पहला निमराना कुसकेड़ा भिवाड़ी वाला, दूसरा अजमेर किशनगढ़ वाला। औद्योगिक क्षेत्र 3 है, 3 में जो पहला है जोधपुर, पाली, मारवाड़। इसकी अभी अभी घोषणा हुई है कि पाली में इसकी जो कार्य है वो चालू हो चुका है, ठीक है, इसकी स्थापना कार्य प्रारंभ हो चुका है, स्थापना तो नहीं, कार्य प्रारंभ हो चुका है आपका। साथ ही में औद्योगिक क्षेत्र एक तो आपका जोधपुर पाली वाला हो गया, दूसरा कौन सा है? राजसमंद भीलवाड़ा वाला, और तीसरा है आपका जयपुर दौसा। तो एक तो आपका जोधपुर पाली, दूसरा राजसमंद भीलवाड़ा, और तीसरा जयपुर दौसा। अच्छा, अब जो ये चैप्टर है आपका औद्योगिक विकास, इसमें पीछे छोटे छोटे बहुत सारे बोर्ड और योजनाओं के बारे में दे रखा होता है। इंपॉर्टेंट योजना अभी तक अपन ने पढ़ ली, इन छोटी छोटी योजनाओं को अपन थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, तो आप नोट करते जाना। इनमें कुछ नहीं, आपको डेट याद रखनी है कि ये कब कब हुआ है और मुख्य मुख्य पॉइंट याद रखने हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। रिको, राजसिको, आरएफसी पढ़ा था, उसी के साथ इसको लिख लेना आप। साथ ही में खादी कारागार और आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब चालू की गई थी? तो अभी ये योजना लेटेस्ट चालू की गई है। जब भी मैं आपको लेटेस्ट बोलूं, मतलब इस इकोनॉमिक सर्वे में अभी पहली बार आई है। तो 13 जुलाई 2022 को ये योजना चालू की गई थी। कब की गई थी? 13 जुलाई 2022 को खादी कारागार आर्थिक प्रोत्साहन योजना चालू की गई थी। इसके अंतर्गत 20,000 कारीगर जो है, खादी कारीगर हैं, इनको लाभान्वित किया जाएगा। अच्छा, आपको बताएं न्यूनतम मजदूरी दर गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की जाती है कि ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होती है कुशलता के आधार पर। तो इनको 4 कैटेगरी में न्यूनतम मजदूरी दर कुशलता के आधार पर कितनी मिलनी चाहिए, ये 1 जुलाई 2021 से कितनी है अभी तक गवर्नमेंट ने, वो देखते हैं। तो अकुशल श्रमिक जो होते हैं, जिनको कोई भी स्पेशल काम नहीं आता, सिर्फ शारीरिक मेहनत के जो काम करते हैं, उनके लिए ये 1200 नहीं है, माफ करना, 259 है, ठीक है, 259 रुपए अकुशल श्रमिकों के लिए। अर्धकुशल, जिनको मतलब थोड़ी बहुत कुछ काम आता है, जो सारा शारीरिक नहीं, जैसे थोड़ा हेल्पिंग वाला काम हो गया, ऐसे काम जिनको आता है, अर्धकुशल सैनिकों को 271 और कुशल सैनिकों को 283 और उच्च कुशल सैनिक जो होते हैं, जो मतलब कंप्यूटर वगैरह सब चलाते हैं, उनको 333। ये डाटा आपको याद ही करना पड़ेगा, ऐसे 3-4 बार दिमाग में याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे देखो 259 में 12 जोड़ेंगे आप, प्लस 12 करेंगे तो 271 आ जाएगा, फिर 271 में 12 जोड़ोगे आप तो 283 आ जाएगा, ठीक है, और 283 के अंदर आप कितने जोड़ोगे? 50 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके? 233 आ जाएगा। इस तरीके से आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी हेतु योजना। अच्छा, सिलिकोसिस, आपको पता है पत्थर का जो काम करता है माइनिंग वगैरह में, उनको एक बीमारी हो जाती है जिसको अपन सिलिकोसिस बोलते हैं। राजस्थान में इससे बहुत से लोग पीड़ित भी है। तो सिलिकोसिस नीति राजस्थान गवर्नमेंट 2014 में लेके आई थी, और इन सिलिकोसिस नीति के तहत जो भी लोग पीड़ित होते हैं उनको 3 लाख रुपए, तो वो जो पीड़ित होते हैं मतलब काम करते करते पीड़ित हो गए, 3 लाख रुपए देगी, और अगर उनकी काम करने की वजह से मृत्यु हो गई तो गवर्नमेंट ने उनके लिए 2 लाख रुपए फिक्स कर रखे हैं। अच्छा, आप बोलो ये मृत्यु पे कम कैसे, पीड़ित पे ज्यादा कैसे? तो ये फिक्स इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे ही लिख रखा है कि अगर कोई पीड़ित हो जाता है 3 लाख रुपए, और अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए। अच्छा, राजस्थान में टोटल बेरोजगार कितने हैं? गवर्नमेंट के पास इतने रजिस्टर्ड बेरोजगार कितने हैं? ये देखो, पंजीयन जितने बेरोजगारों का गवर्नमेंट को पता है कि इतने राजस्थान बेरोजगार है, वो है 1,56,055, ठीक है। देखो गवर्नमेंट ने कितनी कम संख्या कर दी कि राजस्थान में सिर्फ 1,56,000 ही पंजीयन बेरोजगार है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 1 नवंबर 2019 को आई थी, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। आपको बस इसके बारे में इतना ही मोटा मोटा याद रखना है। इसमें मुश्किल से ये चीज एक्स्ट्रा है कि कॉलेज के स्तर पे, यूनिवर्सिटी के स्तर पे युवाओं को नई स्किल डेवलपमेंट के कोर्स लॉन्च किए जाएंगे, इसमें शामिल है। आपको याद क्या रखना है? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 1 नवंबर 2019 को स्टार्ट हुई थी। अब अपन देखते हैं खनिज और इनके बारे में। जो ये चैप्टर होता है औद्योगिक विकास चैप्टर, औद्योगिक विकास के अंदर ही खनन वाला, उसके अंदर के राजस्थान, इसमें लिख रखा है आर्थिक सर्वे में राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनमें से 58 प्रकार का ही खनन, 58 प्रकार के जो खनिज है उनका ही खनन किया जाता है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ ले जाएगा राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 51 प्रकार के। कहीं भी गाइड, कोई भी बुक में कुछ भी लिख रखा हो, अपन को आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग चलना है, तो 51 प्रकार के तो राजस्थान में खनिज मिलते हैं और 58 प्रकार का उसमें से अपन
खनिजों को खनन के द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है, सिर्फ यही याद रखना है आपको। राजस्थान, कुछ खनिज ऐसे जिनका उत्पादन सिर्फ राजस्थान में किया जाता है, तो ऐसे 3 तरीके के खनिज है। पहला तो आपका हो गया सीसा जस्ता एक, ठीक है, दूसरा आपका हो गया सेलेनाइट, ठीक है, सेलेनाइट, और चौथा तीसरा है आपका बोलस्टोनाइट, ठीक है। 3 खनिज ऐसे हैं जिनका उत्पादन सिर्फ राजस्थान में किया जाता है, सीसा जस्ता का, सेलेनाइट का और बोलस्टोनाइट का, ठीक है। अब एमसैंड नीति 2020, आपको ध्यान होगा राजस्थान में बजरी का माफिया सबसे ज्यादा चल रहा है, और जब भी ये, मुझे अभी तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में दिखा नहीं है, पर अभी कोई ना कोई एग्जाम में ये जरूर आएगा, क्योंकि बजरी माफिया से रिलेटेड जो घटनाएं वो रेगुलर खासकर करौली धौलपुर साइड में बहुत ज्यादा चल रही है। तो गवर्नमेंट एमसैंड नीति लेके आई थी 2022 बजरी माफिया को रोकने के लिए, बजरी खनन पर रोक लगाने के लिए। 25 जनवरी 2020 को ये आपकी जो नीति है ये चालू की गई थी। इसके थ्रू क्या है कि राजकीय निर्माण के कार्य होंगे उसमें 25% तक एमसैंड, जो बजरी का ही एक टाइप है, बजरी का खनन कम हो इसलिए तो एमसैंड का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। राजकीय निर्माण में एमसैंड टाइप की जो बजरी है, रेत के टाइप का होता है, तो इसका 25% तक का उपयोग इसमें राजकीय कार्यों में किया जाएगा। इसका एमसैंड टाइप की बजरी खनन पर रोक लगाने के लिए। अब नेक्स्ट है आपका राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को की गई थी। 4-5 फैक्ट है, राजसिको, रिको, आरएफसी और आपका ये आया राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड। इनको सबको एक साथ आप लिख लोगे तो ये वैसे ही आपके सोल्व हो जाएंगे। तेल एवं प्राकृतिक गैस से रिलेटेड जो टॉपिक है आपके इस आर्थिक औद्योगिक विकास में वो देखते हैं। भारत पूरे विश्व का लगभग तीसरा सबसे बड़ा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है आपका, है ना। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा आपका आयातक देश है, उपभोक्ता देश है विश्व में ऑयल का। और अपन आपको पता है उत्पादन बहुत कम होता है, परंतु भारत में जितना उत्पादन ऑयल का होता है उसमें से 20% योगदान राजस्थान का है। और ये क्वेश्चन पिछले काफी एग्जामों में आ चुका कि भारत में जितना तेल का उत्पादन होता है उसमें से राजस्थान में 20% योगदान राजस्थान का है, उसमें से राजस्थान का कितना योगदान रहता है। अच्छा, सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है भारत में, ये बताओ आप। तो पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, इंडिया में जो ऑयल उत्पादन किया जाता है वो बॉम्बे हाई से किया जाता है, बॉम्बे हाई, ठीक है। बॉम्बे हाई से आपके सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है किसका, तेल का, कच्चे तेल का। दूसरे नंबर पे राजस्थान के द्वारा किया जाता है कितना, 20%, लगभग 6 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष निकाला जाता है राजस्थान से, राजस्थान का योगदान रहता है। राजस्थान में कच्चा तेल कहाँ से निकाला जाता है, तो राजस्थान में 4 जगहों से कच्चा तेल निकाला जाता है। 4 जगह राजस्थान में बेसिन मिलता है, ठीक है। इन 4 जनों के बारे में अपन मोटा मोटा देखेंगे। सबसे पहला जो क्षेत्र है वो तो है बाड़मेर सांचौर क्षेत्र। अपना जो राजस्थान का पहला मंगला मिला था वो यहीं पे मिला था। मंगला क्या है, तेल के कुएं का नाम है। तो पहला जो मंगला तेल का कुआं मिला था वो बाड़मेर सांचौर में मिला था, और सर्वाधिक तेल भी इसी बेसिन के अंदर है आपके। बाड़मेर और सांचौर जालोर में पड़ता है, तो बाड़मेर और सांचौर की साइड में आपका जो सर्वाधिक तेल अवस्थित है, ठीक है। दूसरा जो आपका बेसिन है वो है जैसलमेर बेसिन। और जैसलमेर बेसिन की खासियत क्या है, बाड़मेर सांचौर में सबसे ज्यादा तेल था, जैसलमेर में सबसे ज्यादा गैस है। सर्वाधिक गैस कौन से बेसिन में मिलती है, जैसलमेर बेसिन में। सर्वाधिक तेल कौन से बेसिन में मिलता है, बाड़मेर सांचौर में। तो बीकानेर नागौर में क्या मिलता है, बीकानेर नागौर से अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो लेटेस्ट अभी जो तेल का कुआं मिला है पूनम क्षेत्र का नाम है, तेल के कुएं क्षेत्र का नाम है, ठीक है, पूनम। तो ये अभी लेटेस्ट नया मिला है, ये कहाँ मिला है, आपके बीकानेर नागौर क्षेत्र में मिला है। और चौथा है आपका, चौथा क्षेत्र है विंध्यन कगार क्षेत्र। विंध्यन कगार आपको पता है हाडोती क्षेत्र को बोला जाता है, हाडोती क्षेत्र को बोला जाता है। तो जो विंध्यन कगार क्षेत्र है, हाडोती क्षेत्र, ये इसमें 6 हाडोती क्षेत्र के 4 जिले, साथ में ही आपके भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ भी शामिल है। कौन से, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ भी शामिल है आपके। तो ऐसे राजस्थान में 4 बेसिन से कच्चा तेल निकलता है। पहला आपका बाड़मेर सांचौर हो गया जहां सर्वाधिक तेल निकल रहा था, दूसरा आपका जैसलमेर बेसिन हो गया जहां गैस सबसे ज्यादा निकल रही थी, तीसरा आपका हो गया बीकानेर नागौर वाला जहां पे पूनम क्षेत्र मिला है अभी लेटेस्ट, और चौथा आपका विंध्यन कगार हो गया जिसमें 6 जिले सम्मिलित है। अच्छा,
मैंने आपको अभी बाड़मेर सातसौर बताया था, उसमें बताया था कि राजस्थान का पहला जो तेल का कुआं है वो मंगला तेल का कुआं है। ये कहां पे कब मिला था? 29 अगस्त 2009 को मिला था, बाड़मेर सातसौर में मिला था। कब मिला था? डेट याद रखनी है आपको, 2009 को 29 अगस्त को मंगला तेल का कुआं बाड़मेर सातसौर में मिला था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान रिफाइनरी की। ठीक है, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना बहुत चर्चा में रही थी 2018 के टाइम पे जब ये लॉन्च हुई थी, पर इससे रेगुलर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना 16 जनवरी 2018 से चालू की गई थी। सबसे ज्यादा जो इसमें क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि राजस्थान रिफाइनरी परियोजना किस किस के सहयोग से चलाई जा रही है। तो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना HPCL और राजस्थान सरकार के सहयोग से चल रही है, जिसमें आपको HPCL का तो लगभग 74% हिस्सा है और 26% जो हिस्सेदारी है आपकी राजस्थान सरकार की, राज्य सरकार की। ठीक है, तो HPCL की इसमें राजस्थान रिफाइनरी में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी आपको? 74% हिस्सेदारी तो आपकी HPCL की है और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी आपकी 26% की, ऐसे करके 100% की हिस्सेदारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट भी फैक्ट यही है, इसी से बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलर आता है। और लागत इसमें कितनी? अच्छा, ये कहाँ है रिफाइनरी? सबसे पहले ये पंचपदरा बाड़मेर में, मैंने आपको बताया था कि रिफाइनरी पंचपदरा बाड़मेर के अंदर लगाई गई है। इसकी लागत कितनी? 43,129 करोड़ की है। और जितना भी इसमें ऋण लोन लिया जाएगा उसका अनुपात कितना रहेगा? 2:1 रहेगा। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि साझेदारी HPCL और राज्य सरकार के बीच में 74 और 26% की है। साथ ही में इसमें जो कच्चे तेल का उत्पादन किया जाएगा, उत्पादन के बाद जो तेल बनाए जाएंगे वो BS6 मानक के उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर अपने राजस्थान औद्योगिक विकास से रिलेटेड था। इसमें अपन ने लगभग सेलेक्टेड पॉइंट पढ़े हैं, क्योंकि चैप्टर औद्योगिक जो आपका आर्थिक समीक्षा होती है, इसमें ये चैप्टर बहुत बड़ा होता है। इसमें से अपन सारे ही पॉइंट उठाएंगे तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, इतना याद अपन कर भी नहीं पाते। सेलेक्टेड पॉइंट अपन ने उठाए, परंतु अभी जो सीरीज लेके आएंगे अपन क्वेश्चनों के थ्रू रिवीजन वाली, उसमें देखना लगभग इन्हीं सभी पॉइंटों से आपके सारे क्वेश्चन RS लेवल तक के एग्जाम में आए हुए होंगे। तो अपन उससे ज्यादा क्यों पढ़ते हैं? जो एग्जाम में आ रहा है उस लेवल तक का अपन लेकर चल रहे हैं और वो सभी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज पसंद आ रही हो तो राय पब्लिकेशन के YouTube चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के बाद में लाइक जरूर करें। धन्यवाद आपका।